हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सिविक्स का है। तो इसमें क्या हम बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले आने वाली वीडियो के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या समझेंगे, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कैसे बना, ठीक है, किसने बनाया, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस और क्या क्या चीज़ें इनके अंदर इंक्लूड की, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो दो एग्जांपल से समझेंगे। क्या, सबसे पहले एग्जांपल लेंगे हम क्या, क्रिकेट का। जैसे एक ये पूरा ग्राउंड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 11 प्लेयर्स होते हैं खेलने वाले, एक एम्पायर होता है और पूरे मैच को ऑर्गेनाइज करने वाला कौन होता है, एक चेयरमैन होता है। जिसको अब क्या होता है इसमें, जैसे कि बॉल को हम जो एक प्लेयर है जो बैटिंग कर रहा है, अगर वो बॉल को उड़ा के मारता है, बाउंड्री के बाहर जाते हैं, सिक्सर मानते हैं। अगर बॉल नीचे से जाती है तो क्या मानते हैं, चौका, 4 रन होते हैं। और बाकी सिंगल डबल लेके खेलते हैं। और विकेट पे जाती है तो क्या होता है, आउट होता है। सपोज ऐसा होता है, ये अगर विकेट पे बॉल लगती है तो वो आउट नहीं मानते, अगर कैच भी होते फिर भी आउट नहीं मानते, ठीक है। तो क्या होगा, ये रूल्स का वॉयलेशन होगा कि जो क्रिकेट में रूल बनाया है, फिर तो गेम ही नहीं रहेगा ना। गेम तो एक अलग तरीके का गेम बन जाएगा वो, तो फिर तो गेम लगेगा ही नहीं हमें। ऐसे ही फुटबॉल में होता है, अगर किसी का क्या होता है कि गोलकीपर के अलावा हैंड हो जाए तो क्या होता है, वो उसको फाउल माना जाता है। क्या, फाउल माना जाता है उस चीज़ को। तो इसी क्या होता है, एक गेम को जैसे सेट ऑफ रूल्स होता है गेम को कंडक्ट कराने के लिए, गेम को अच्छे प्रकार से हो सके, तो एक सेट ऑफ रूल बनाया जाता है जिससे कि सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज वे में हो जाए। ऐसे ही क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम वे में होता है। क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है कि एक देश को कैसे चलाना है, एक गवर्नमेंट कैसे काम करेगी और सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में क्या इंटरेक्शन होगा, गवर्नमेंट के फंक्शन क्या होंगे, कैसी उसकी पावर होगी, ठीक है। सबकी पावर अलग अलग होगी। तो यही चीज़ें क्या है, एक देश को चलाने के लिए सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएगी, समझ आया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब क्या आता है दूसरा क्वेश्चन, हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले क्या बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसके अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, तैयार किया गया था, ठीक है। इसके अंदर सारे मेंबर थे जिन्होंने बनाया था मिलके। अप्रोक्स जो मेन हेड मेंबर थे वो कितने, 8 मेंबर के आसपास थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 1934 में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसका मेन पर्पस क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, सारी चीज़ों को देख के चलना कि देश में अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे, अलग अलग जाति के लोग रहते थे, सबकी बोली अलग थी, ठीक है, रहन सहन अलग था। उन सभी को क्या, एक डॉक्यूमेंट से, क्या, एक डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे रूल्स लिखे हुए हैं। तो इस डॉक्यूमेंट से पूरे देश को बांध के रखना कितना मुश्किल काम होगा। इसलिए ये लगभग काम कितना चला था, 1946 से लेके 1949 के बीच में चला था, है ना। 1949 के बीच में लगभग क्या था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब। तो पूरे देश को अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन में बांध के रखना कितना मुश्किल काम था। फिर भी इसको क्या हुआ, सारे मेंबर्स ने मिलकर बनाया, काफ़ी टाइम लगा। और एक एक चीज़ को देख के चले कि देश के अंदर कोई भी व्यक्ति रह रहा है उसका क्या होगा, सभी को बराबर का हक मिल सके। जिसके अंदर राइट टू इक्वालिटी पढ़ते हैं हम, राइट टू फ्रीडम पढ़ते हैं, और जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो पढ़ते हैं। उसको अगले पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ को बनाया, इसको बोलते हैं हम क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका काम किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसके अंदर क्या थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजा कृष्णपल्ली थे और जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ऐसे मेंबर जो कि शामिल थे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करने के लिए। अब लगभग क्या था, 150 साल बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, लागू होने जा रहा था, ब्रिटिश शासन खत्म होने के बाद, है ना। कॉलोनियल रूल था जो हमारा, जो अंग्रेजों ने राज के लगभग 150 सालों तक। अब देश के अंदर भाई बहुत उत्सुकता थी कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो सब देख के कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया गया, ठीक है। अब चेक क्या करी, डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी होता है, एक वर्ड होता है डेमो। डेमो का मतलब होता है रूल और क्रेसी का मतलब होता है पीपल, रूल ऑफ द पीपल। यानी कि जहाँ पे लोगों की बातचीत चले, लोगों का शासन चले, जहाँ पे सारे जो भी चुनाव हो, सारे कोई भी लीडर आना है तो लोगों की मर्जी के खिलाफ नहीं आ सकता, लोगों के चुने हुए नेता ही क्या करेगा, आगे रूल करेगा। तो इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी, जिसको बोलते हैं लोकतंत्र। अब एक चीज़ आती है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हम समझ लिया। अब ये क्वेश्चन बताओ मुझे कि अगर जिस देश के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो देश डेमोक्रेसी होगा, क्या बताओ जल्दी जल्दी।
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो एक होता है सेट ऑफ रूल्स कि देश को चलाना कैसा है, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब क्या बताया मैंने, जहाँ पे लोगों का शासन चले। अब जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं चाइना का, तो चाइना में ना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो क्या है, डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है। वहाँ पे लोगों को इतना राइट्स नहीं है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोले। अगर कुछ बोलते तो वो उन्हें उठा के क्या करते हैं, जेल में डाल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ थी। तो ये याद रखना, छोटा सा डिफरेंस है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि अगर किसी के पास, देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकता, लेकिन जो देश कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस देश के पास डेमोक्रेसी है, उसके हर देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा। दोबारा बताता हूँ क्या बोला मैंने। अगर किसी देश के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देश डेमोक्रेसी होगा, वहाँ पे लोगों का शासन चलेगा, लेकिन जो देश डेमोक्रेसी है उसके पास तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा देश को चलाने के लिए। ठीक है, तो रूल ऑफ पीपल हो गया ये। इतनी चीज़ें समझ आई। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन क्या है, वाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या होता है, एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो पूरे देश को बांध के रखना है। अब देश को बांध कैसे रहे भाई, अलग अलग माइनॉरिटी है, मेजोरिटी है, कुछ हमारे देश में क्या है, अलग अलग जाति के लोग हैं, तो कुछ ज़्यादा लोग हैं यानी कि बहुसंख्यक है, कुछ अल्पसंख्यक हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। ठीक है, किसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी की कम है। ठीक है, तो ये मैटर करता है। अब क्या है, जैसे कि हमारे देश के अंदर एग्जांपल लेके चले कि हिंदू लोग ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ना वो बौद्धिज़्म पे या फिर जैनिज़्म पे अपना हक जमाएंगे, अपना रूल करेंगे, है ना, उनको सही से अपना राइट देने नहीं देंगे। तो सिंपली ये है कि क्या है कि माइनॉरिटी को भी देख के चलना, मेजॉरिटी को भी देख के चलना, ज़्यादा लोग हैं, कम लोग हैं, उन सबका हक समान होना, रेट क्या हुआ, उनका राइट जो है बिल्कुल इक्वल होना। क्या इक्वालिटी मिले उन्हें, फ्रीडम मिले, रिलीजन हो, कल्चर हो, जिस भी कल्चर के हो या किसी भी जाति से आते हो, तो उनको क्या होता है, हर चीज़ का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो कम संख्या में हो चाहे ज़्यादा संख्या में हो। ठीक है, तो इसी का मतलब है वाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कि पूरे देश को अच्छे से बांध के रखना। अब देश को बांध कैसे रहे भाई, अलग अलग माइनॉरिटी है, मेजोरिटी है, कुछ हमारे देश में क्या है, अलग अलग जाति के लोग हैं, तो कुछ ज़्यादा लोग हैं यानी कि बहुसंख्यक है, कुछ अल्पसंख्यक हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। ठीक है, किसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी की कम है। ठीक है, तो ये मैटर करता है। अब क्या है, जैसे कि हमारे देश के अंदर एग्जांपल लेके चले कि हिंदू लोग ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ना वो बौद्धिज़्म पे या फिर जैनिज़्म पे अपना हक जमाएंगे, अपना रूल करेंगे, है ना, उनको सही से अपना राइट देने नहीं देंगे। तो सिंपली ये है कि क्या है कि माइनॉरिटी को भी देख के चलना, मेजॉरिटी को भी देख के चलना, ज़्यादा लोग हैं, कम लोग हैं, उन सबका हक समान होना, रेट क्या हुआ, उनका राइट जो है बिल्कुल इक्वल होना। क्या इक्वालिटी मिले उन्हें, फ्रीडम मिले, रिलीजन हो, कल्चर हो, जिस भी कल्चर के हो या किसी भी जाति से आते हो, तो उनको क्या होता है, हर चीज़ का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो कम संख्या में हो चाहे ज़्यादा संख्या में हो। ठीक है, तो इसी का मतलब है वाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कि पूरे देश को अच्छे से बांध के रखना, पूरे देश को बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज वे में चलाना। ठीक है, उसकी इसी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए नीड होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, पूरे देश को एक बिल्कुल सेट ऑफ रूल के साथ बांध के रखना, कोई भी किसी चीज़ का मिसयूज़ ना कर सके, कोई भी माइनॉरिटी मेजॉरिटी में जो भी हमारे डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व कर सके। ठीक है, और किसी भी कल्चर या फ्रीडम के तौर पर किसी रिलीजन के से कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, सारे के सारे लोग बराबर हों। ठीक है, तो दोस्त आज की वीडियो में बस इतना ही था। ये समझ लो कि वीडियो क्या थे, पार्ट 1 था, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्या करेंगे, नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके फीचर पढ़ेंगे और फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा, और इसी के साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी बताऊंगा। ठीक है, जो कि इस क्या है, इस चैप्टर से रिलेटेड होने चाहिए और एग्जाम से 1 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बस इतना एक लाइक कर देना। ठीक है, मैं समझ जाऊँगा कि चैप्टर समझ आ चुका है, नहीं तो कमेंट में बोलना कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया, मैं उस पार्ट को अगली वीडियो में दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।